MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज महाराष्ट्र के बारामती में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की जान चली गई। यह हादसा बहुत ही डरा देने वाला था, लेकिन अपने साथ कई गंभीर सवाल लेकर भी आया है। सवाल यह है कि क्या हवाई यात्रा, हवाई सफर सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो कितना सुरक्षित है, और क्या वाकई हवाई सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या हवाई सफर की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? दर्शकों, आज मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके लिए राजनीतिक नफा नुकसान मायने रखता है, वो राजनीति करेंगे। लेकिन मेरे लिए हर व्यक्ति मायने रखता है, हर देशवासी मायने रखता है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी चर्चा ज्यादा है। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिंकी माली, इस बिटिया की तस्वीर आप देखिए। यह बेहद सामान्य परिवार से थी, परिवार का सहारा थी और फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती थी। मैं पूछ रहा हूं कि इसकी क्या गलती थी? इसके पिता का जब आप चेहरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गंवा दिया है। दर्शकों, मेरे लिए जितना अजित पवार के मायने हैं, वो 2 पायलट भी मेरे लिए उतने ही मायने रखते हैं जिनके पास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घंटों विमान उड़ाने का अनुभव था। एक पायलट जो सुमित कपूर है, 15,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। एक शांभवी पाठक है, उनके पास भी जो फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है वो 1500 घंटे का है। एक विदेव जाधव थे जो पीएसओ थे, वो भी इसी विमान में सवार थे। सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा करते हैं। इनकी बात कोई नहीं करेगा। और सुबह से एक बात कही जा रही है, और यह बात ऐसी है, लोग बता रहे हैं कि लो विजिबिलिटी थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से हादसा हो गया। मैं कहता हूं कि हर बार तकनीकी खामियों को मौसम की आड़ में छिपा लिया जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं? इस तस्वीर को जरा आप देखिए, और सवाल मैं यह भी पूछ रहा हूं कि यदि मौसम खराब था तो फिर उड़ान भरने की परमिशन किसने दी? लेकिन यह तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम इतना भी खराब नहीं था जितना बताया जा रहा है कि हादसा हो जाए। जांच हो रही है, गहराई से होनी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी की तरह जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, एक लेमैन की तरह जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, तो जरा देखिए, जिस वक्त हादसा हुआ ठीक उसी वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। जो मैं कहना चाहता हूं वो बात पहुंचनी चाहिए। यह जरा देखिए, सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप वो काउंटर भी देख सकते हैं, 8:46, यह सुबह का वक्त, और पीछे आप देख रहे हैं एक जोरदार धमाका हुआ है। ये लगभग जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, जिस जगह सीसीटीवी लगा है उससे तकरीबन 800-900 मीटर तो दूर होना चाहिए जहां धमाका हुआ है। पेड़ भी साफ दिखाई दे रहे हैं, खेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं, हाईवे भी साफ दिखाई दे रहा है, ये जो दुकान मकान वहां पर बना हुआ ये भी साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी कम विजिबिलिटी भी नहीं थी। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारे पास सबसे पहले आई थी, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद यहां पर धुआं था, आग थी, और उसी वक्त कुछ लोगों ने मोबाइल से यह रिकॉर्ड किया होगा। यह ठीक 9 बजे के आसपास रिपब्लिक भारत के पास तस्वीरें आ गई थी, मतलब घटना के तुरंत बाद यह रिकॉर्ड की गई होंगी। अब जरा इसमें भी देखिए, दूर तक आपको पेड़ भी नजर आएंगे, जंगल जैसा भी नजर आएगा, और मौसम जरा देखिए, धुएं के अलावा जो इस प्लेन से उठ रहा है, यह मौसम आपको साफ दिखाई देगा। और ये ठीक 9 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और अब कुछ लोग आएंगे, एक्सपर्ट कहेंगे कि भाई ये तो प्लेन के उड़ने का मामला है, ये 200-400 मीटर 500-1000 मीटर की विजिबिलिटी से नहीं चलता, ये तो दूर तक दिखना चाहिए, विजिबिलिटी
जो होती है प्लेन्स के लिए वो दूर तक होनी चाहिए। मैं तो नंगी आंख से दूर तक देख पा रहा हूं इस तस्वीर में, जो एक्सपर्ट है वो भी देख ले। लेकिन अगर कोई ये भी कहे कि नहीं भाई विजिबिलिटी नहीं थी, तो मैं आपको डीजीसीए की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं, मेरे पास वो भी इस वक्त रखा हुआ है। ये डीजीसीए ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि उड़ान के दौरान क्या हुआ। उड़ान के दौरान यह हुआ कि पायलट ने बारामती एयरफील्ड से 8:18 पर पहली बार बात की, पहली बार संपर्क किया था। और जो अगला कॉल उन्होंने किया, यानी पायलट ने जो अगला कॉल किया वो तब किया जब वो बारामती से 30 नॉटिकल माइल दूरी पर थे। अब 30 नॉटिकल माइल सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो 55-56 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। यानी जब बारामती से 55 किलोमीटर दूर थे तो क्रू ने यह सवाल पूछा कि हवा कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो इस प्रेस रिलीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बताया गया क्रू मेंबर को कहां से, बारामती एयरफील्ड से यह जानकारी दी गई कि हवा सामान्य है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। 3000 मीटर मतलब लगभग 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। पायलट ने बताया कि उनको रनवे नहीं दिख रहा है जब वो लैंड करने के लिए गए, कि रनवे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद उन्होंने गो अराउंड किया, मतलब एक यू टर्न लिया, पूरा का पूरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहली बार प्लेन को हवा में उन्होंने मोड़ा और दूसरी बार पायलट ने रनवे दिखाई देने की बात कही। अब एटीसी जो हमें बता रहा है उसके मुताबिक जब दूसरी बार उनसे पूछा गया कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हां हमको अब रनवे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग क्लियरेंस एटीसी की तरफ से दे दी गई। यह था 8:43 का समय और इसके बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना हां ना ना। और अंतिम क्षणों में किसी तरह का कोई मेडे और एसओएस का भी कोई कॉल नहीं था। आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ? प्लेन एक बार आया, उसको रनवे नहीं दिखा, दूसरी बार उतरने की उसको परमिशन मिली, पायलट ने बताया भी कि रनवे दिख रहा है और इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। इसको आप थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये लाल घेरे के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेन आया और फिर घूमकर चला गया। लेकिन इसके आगे भी कुछ सवाल है। जिस कंपनी का यह विमान है उस कंपनी का नाम है VSR। यह वही कंपनी है जिसका एक और विमान 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसकी तस्वीर जरा आप देखिए। यह देखिए, यह क्रैश हुआ था। यह था 14/9/2023। यह भी एक सीसीटीवी इमेज है, सीसीटीवी विजुअल है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से क्रैश हुआ था यह आपके सामने है। अब सवाल यह है कि 2 साल में 2 जहाज, क्या यह सामान्य बात है एविएशन के सेक्टर में? दर्शकों, आज सवाल सीधे हैं, बहुत स्पष्ट है। सवाल यह है कि क्या हवाई यात्राओं पर हमें गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है? क्या यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? सवाल सीधे पूछूंगा एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है, एक बार फिर से यह सवाल पूछा जा रहा है। और वजह है ये तस्वीरें। एक बार फिर प्लेन क्रैश हुआ। इस भीषण हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। पलक झपकते ही प्लेन आग का गोला बन गया। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती तब तक सब जलकर खाक हो चुका था। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। इस हादसे के बाद एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ सवाल भी। आम लोग हवाई सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं तो राजनीतिक दलों के सवालों में सियासत दिखाई दे रही है। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. कि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो,
तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। भारत में यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई नेता प्लेन हादसे का शिकार हुआ हो। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएसआर रेड्डी से लेकर कई दिग्गज नेता हवाई हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले साल एयर इंडिया प्लेन हादसे में 240 से ज्यादा लोगों के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जान चली गई थी। इसलिए सवाल यह है कि वीवीआईपी हो, वीआईपी या फिर आम लोग, आखिर हवाई यात्रा में कौन सुरक्षित है? आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों होते हैं? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उड़ते ताबूत क्यों बन रहे हैं प्लेन? और हवाई सुरक्षा पर हम कब होंगे गंभीर? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीना शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एयर कोमोडोर एएस बहल साहब हैं जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ विपुल सक्सेना जी हैं जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ अजय वर्मा हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और नीलाद्री भट्टाचार्य टीएमसी के लीडर हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इस विषय को लेकर एयर कोमोडोर एएस बहल साहब आपके पास आना चाहता हूं और सवाल बहुत सीधा है। 30 नॉटिकल माइल्स के आसपास जब विमान था तो बताया गया एटीसी की तरफ से कि विजिबिलिटी क्लियर है, 3000 मीटर की विजिबिलिटी है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं जो यह हादसा हुआ है? सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। राम जी, बहुत ही दुखद दिन है आज। और साथ में जो आपने शुरू में बात की उस लड़की की जो अटेंडेंट थी और जो पायलट्स की और जो रक्षा वाला बंदा था, तो कहीं ना कहीं दिल को छू गया वो बात और बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली। अब मैं आता हूँ सीधा इसके ऊपर। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 2-3 मिनट का समय जरूर दीजिएगा अगर इसको हम डायरेक्टली एनालाइज करना चाहें। बारामती एयरपोर्ट जो है ना, वो रनवे 5,500 फुट है, यानी कि नॉर्मल रनवे जो होते हैं 10,000, 11,000 या 9,000 फुट होते हैं, तो ये आधे के करीब है। दूसरा, ये टेबल टॉप है। थोड़ा टेबल टॉप का मतलब है कि जमीन से थोड़ा ऊपर है ये रनवे। आपने देखा होगा ढलान पे जहाज का क्रैश हुआ था, उससे ऊपर है रनवे। और तीसरा है कि बिल्कुल रनवे के पास क्रैश हुआ है। चौथा है कि कॉल दी गई कि 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर विजिबिलिटी है। इस रनवे पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है और ना ही VOR DME सिस्टम है जो पूना के इस्तेमाल किए जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। पूना वहां से 100 किलोमीटर दूर है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि ऐसे कंडीशन में जहां रनवे के ऊपर ILS सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ना हो, तो क्या विजिबिलिटी पे परमिट किया जाता है लैंड करना? उसको कहते हैं विजुअल फ्लाइट रूल्स, और वो DGCA ने बनाए हैं। उस रूल्स के हिसाब से 5 किलोमीटर के विजिबिलिटी चाहिए लैंड करने के लिए। और स्पेशल VFR रूल्स होते हैं। स्पेशल VFR रूल्स के अंदर 3.2 किलोमीटर विजिबिलिटी में अलाउ किया जाता है लैंड करना। ये बातों को माइंड में रखते हुए अब हम आते हैं कि इस सॉर्टी में जब पहली बारी वो आया, उसको रनवे नहीं दिखा। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्लांट विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी। कई बार हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन स्लांट विजिबिलिटी जो होती है, मैं खुद पायलट रह चुका हूं, हजारों घंटे हैं मेरे और कई एक्सीडेंट्स का मैंने किया है इंक्वायरीज, और मैं DGCA के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उस पे लेक्चर्स भी लेता हूं कैप्टन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जब वो लैंड कर रहा था और अब देखिए दूसरी बार आया, इसका मतलब प्रॉब्लम तो है विजिबिलिटी की कुछ ना कुछ। अब जब वो दूसरी बार आया लैंड करने के लिए, ये रनवे कौन सा है? 110। 110 का क्या मतलब है? बिल्कुल सूरज सामने होता है। और मैं खुद इतनी फ्लाइंग कर चुका हूं कि जब भी हम 110 या ऐसे रनवे पे आते हैं, जैसे पूना का है 0927, अब शायद 1028 है, तो वो भी बिल्कुल आता है एकदम सामने, सूरज आता है। तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी और कम हो जाती है, चाहे वैसे बहुत अच्छी हो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, लेकिन नहीं है सडनली जहाज, क्योंकि सूरज सामने होता है। और उस वजह से भी मुझे जो दिख रहा है वो ये कि ढलान के नीचे जहाज क्रैश्ड है। लो स्पीड पे आके उसको रनवे दिखा, लास्ट मिनट पे उसने कोशिश की, लो स्पीड था, हो सकता है एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया हो, क्योंकि आपने देखा नाक जो है, नोज है जहाज की, वो ऐसे अंदर चली गई
और उससे पीछे का टेल दिख रहा है पर नोज का नहीं दिख रहा, और नोज व्हील आगे पड़ी हुई है, थोड़े डिस्टेंस के आगे नोज व्हील भी दिख रही है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोई टेक्निकल फेलियर भी हो गया हो। ये जहाज 2021 में बनने बंद हो गए थे, बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट ने इसको 2021 में बनने बंद करा दिए थे, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। इससे मैं कोई भी इनकार नहीं करता। आखिरी चीज मैं कहता हूं, जो मैं आपसे अगर परमिट हो तो मैं एक मिनट बोल दीजिए। हाँ, देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते, वो पूरा सिस्टम जब फेल करता है तब एक्सीडेंट होते हैं। ये मेरे अपना पर्सनल वो भी है, एक्सपीरियंस भी, और मैं टीच भी करता हूं। मेरे को इसमें एक चीज नजर आ रही है कि देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ था सितंबर 2023 में जी, आज तक उसकी रिपोर्ट 2.5 महीने हो गए हैं, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। डीजीसी के अंदर भी बहुत सारे साल और मैं अभी उस पर टच नहीं करूंगा। वो अगर आप समय होगा तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ओके बहल साहब। आप देखिए, मैं इसलिए ये बात बहल साहब से कहलवाना चाहता था क्योंकि आप एयर कोमोडोर हैं, कई हजार घंटे की फ्लाइट्स ली हुई हैं, अभी भी सबको सिखाते हैं कि कैसे प्लेन उड़ाने चाहिए और कैसे लैंडिंग और कैसे जो है टेक ऑफ होते हैं, और फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है, इसलिए आपसे बेहतर ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये आपसे शुरुआत की है। लेकिन इसके साथ साथ विपुल सक्सेना, मेरा सवाल ये है बहुत सीधा कि क्या कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या फिर सब कुछ जैसे एयर इंडिया का हादसा हुआ या ये हादसा हुआ, इससे पहले भी आप जोड़ लीजिए, ये सिर्फ इत्तेफाक कह के हम बैठ जाएं कि भाई इत्तेफाक है, हो गया तो हो गया? 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो एयर कोमोडोर बहल ने बोला कि बारामती जो है अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। जब अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड होता है तो वहां पे ना तो आपके पास मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं, ना आपके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज होती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के जो पायलट्स हैं या वहाँ के जो स्टाफ हैं, वो लोग नियरेस्ट जो कंट्रोल्ड एयरफील्ड है वहां से वो लोग जो है अपने एरिया का एक वेदर रिपोर्ट लेते हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वेदर रिपोर्ट होती है। इट इज जनरली रॉन्ग। इसीलिए टावर बोल रही है 3000 मीटर विजिबिलिटी है, और पायलट जब आता है लैंडिंग करने के लिए वो बोलता है मुझे रनवे नहीं दिख रहा है। तो उसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं, एक तो रिपोर्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, दूसरी चीज जैसा बहल साहब ने बोला कि भाई स्लांट विजिबिलिटी और सन अगर सामने होता तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज, मैं भी पायलट रहा हूँ, आई फ्लोन अ लॉट, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। बट उसमें एक चीज और होती है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है एंड पायलट डिसाइड करता है सेकंड टाइम में, पहली बार में उसने बोला रनवे नहीं दिखा, ही वेंट अराउंड और करीब 20 मिनट वो हवा में रहा वेट करने के लिए कि शायद थोड़ा विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए तो फिर वो लैंड करे। तो करीब 20 मिनट के बाद उसने सेकंड लैंडिंग का अटेम्प्ट किया और उसने बोला रनवे विजुअल। ना जब रनवे विजुअल है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो रनवे के ऊपर करीब 100 फीट के आसपास 100-150 फीट तक जो है जी थोड़ा सा क्लाउडिंग टाइप होता है, जो कि इंटरमिटेंट रनवे की विजुअलिटी दिखाता है। कभी रनवे दिखता है थोड़ा पार्ट, कभी पूरा दिखता है, कभी पूरा नहीं दिखता है। बिल्कुल विपुल जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बारामती विमान हादसे की जो जांच है वो तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो चुकी है। वीएसआर कंपनी में लगातार जांच जारी है। वीएसआर ऑफिस से जांच करके एएआईबी की टीम निकली है। करीब 4 घंटे की जांच एएआईबी की टीम ने वहां पर की है और अपने साथ कुछ फाइलें भी एएआईबी की टीम अपने साथ ले गई है। और इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं बारामती में। इस वक्त सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी वहां से बारामती के जहां पर हादसा हुआ ठीक उसी साइड से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जरा दिखाइए तस्वीरें, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जांच की टीम पहुंच चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। सामने देखिए ये मलबा पड़ा हुआ है, सामने देखिए पीछे का हिस्सा जो है प्लेन का मलबा पड़ा हुआ है सामने, और दूसरी साइड में अलग अलग मलबे दूसरी जगह छिटक के गए हुए हैं। सामने एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, जांच की टीम पहुंची हुई है और जांच का दायरा कहीं कि लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो जाँच की टीम है शुरू कर दिया है, एक एक जो पार्ट है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। देखिए एफएसएल की टीम है, एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, कई सामान लेके पहुंची हुई है, जो इनके इक्विपमेंट होते हैं
वो सारे चीज़ को लेकर गए पहुंची हुई है। और सामने देखिए मलबा, देखिए मलबा मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है प्लेन क्रैश हुआ है, सामने जो क्रैश हुआ है और दूर लगभग 500 मीटर दूर पर लगभग वहाँ चक्का गया है, जो पहिया है वो काफ़ी दूर गया है, वो काफ़ी दूर छिटक के गया है, वहाँ पे जो है बारामती पुलिस का है। और दूसरा जो हिस्सा हो देखिए वो अलग अलग बिखरा हुआ है, तो काफ़ी दूर बिखरा हुआ है सारे। और जो पिछला पार्ट है, जो प्लेन का पिछला पार्ट है जल कर किस तरह से राख है और पिछला हिस्सा थोड़ा बाकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना भयानक तस्वीर था यहाँ पर। और जब 8:56 पर यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, इसके बाद आग लगा। आग लगने के बाद जिस तरह से गुब्बारे उठे, जो सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आया, साफ तौर से बहुत भयानक तस्वीर था। और गिरने के बाद जो पार्ट थे अलग अलग जगह चले गए। मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग यहाँ पे इकट्ठा पहुंचे हुए। जांच की टीम पहुंची हुई है। लगातार थोड़ी देर पहले छगन भुजबल आए थे और यहाँ पर लोगों को आने के लिए मनाही किया जा रहा है। और ये रनवे मैं दिखा रहा हूँ कि जो सामने देख सकते हैं कि यहाँ 500 मीटर ज़्यादा दूर होगा, यहाँ पर बारामती एयरपोर्ट का रनवे है और वहाँ से महज कुछ ही दूर है, कुछ ही दूर पे यहाँ पे घटना हुआ है। और घटना का जांच कहीं कहीं अब शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, जांच की टीम है, एफएसएल की टीम है और यहाँ पर अलग अलग टीमें आई हैं और जांच करना शुरू कर दी है। सामने में तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे ये देखिए मलबा जो आगे की साइड पड़ा हुआ है, सारे सामान पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और ये एफएसएल की टीम वहाँ पे सामने है, देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वहाँ पे एफएसएल की टीम है और अलग अलग अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जाँच शुरुआत हो चुकी है कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल सत्यप्रकाश, कर दिया गया है। आप लगातार नजर बनाए रखिए। और ये इससे जो तस्वीरें जहां से दिखा रहे हैं सत्यप्रकाश, ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लेन पहले ज्यादा डिप हो गया और वहां पर वो क्रैश हो गया है। अब मैं कुछ और सवालों की तरफ आता हूं और सवाल मैं आ रहा हूं सर विपुल जी, आपके पास भी लौट कर आ रहा हूं, लेकिन ये सवाल अगर नीलाद्री उठाया जाए कि भाई ये हो रहा था और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये हादसा है कि साजिश है, इस तरह की बयानबाजी शुरुआत में ही आपको लगता है ममता बनर्जी ठीक कर रही है नीलाद्री? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। ममता बनर्जी एकदम सही कर रही है क्योंकि पर्दे के पीछे क्या है उसको सामने आना बहुत जरूरी है। और कितना क्रैश और कितना जाने जाएंगे इसके पहले कि ये डिसाइड हो कि क्यों हुआ है। हम लोग देखें अहमदाबाद क्रैश, कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सेम एयरक्राफ्ट क्रैश AIB का कोई रिपोर्ट नहीं है। आज ये क्रैश हो गया, हु इज गोइंग टू कंट्रोल देम? गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए। और पर्दे के पीछे क्या है? अजीत पवार जी, सुनिए, बीजेपी हम लोग सब जानते थे अजीत पवार वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन और जब ये बीजेपी चले गए तब इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें रुक गए। तो ये बीजेपी वॉशिंग मशीन में आप आ तो सकते लेकिन निकल नहीं सकते। ममता बनर्जी ने एकदम सही कहा, जो विपक्ष भी आज कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए क्यों ये चीज हुआ है। ये बहुत जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो और कितने जाने जाएंगे। सोचिए अजीत पवार तो पॉलिटिकल फिगर, भूल जाइए उनके बारे में। जो क्रू थे, जो पिंकी माली थे, उनके बारे में क्या? जान तो जान होता है, चाहे वो VIP हो चाहे नॉर्मल इंसान हो। तो नीलाद्री भट्टाचार्य जांच हो तो रही है। अभी मैंने बताया 4 घंटे का इन्वेस्टिगेशन करके अभी टीम निकली है। एक टीम घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है जो वर्क कर रही है। आपके इंटेंशंस इसके पीछे क्या है? राम जी, आपकी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब 2023 में यही सेम प्लेन क्रैश किया था उसकी जांच रिपोर्ट कहां है? वो जांच रिपोर्ट कहां है? वो तो आज तक नहीं निकला है। आज जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ जिसमें रूपानी जी की डेथ हो गया, उसकी कहां है? देखिए, अल्टीमेटली जाके खूब इजीली कह देंगे या तो पायलट एरर था या टेक्निकल फेलियर था। ये सबसे इजीएस्ट वे है कि पायलट एरर बोल दीजिए, वो मुर्दा आके अपने आप को डिफेंड कर नहीं सकता है और इसी में आप लोग निकाल लीजिए। तो जांच देखिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से होना चाहिए और आज के दिन में इंडिपेंडेंट एजेंसी सारे बिक चुके हैं। कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं किसी एजेंसी का। माने एक तरफ आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, फिर कह रहे हैं किसी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो सवाल भी, चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, सब कुछ अपना ही। अनंत विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनंत विजय जी, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट अनंत विजय जी निगरानी में होना चाहिए। देखिए राम जी, आज ये दुखद घटना हुई और अभी मतलब उनका शव रखा ही हुआ है। इस बीच इस प्रकार की राजनीति करना मुझे लगता है कि किसी कुंठा का सार्वजनिक प्रदर्शन है। क्योंकि और जांच की मांग मैं भी कर रहा हूं, जांच की मांग आप भी कर रहे हैं। आप
आपने ये प्रश्न भी पूछा कि 2023 में जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। नीलाद्री जी को नहीं समझ में आया होगा, नहीं सुने होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको सवाल भी बताने लगे। खैर मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं राम जी की जांच बिल्कुल हो, जांच हो भी रही है। सबसे पहला जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो यही कहता है कि AAID जांच करेगी, वो कर रही है। दूसरी बात, जो सबसे खतरनाक बात ममता बनर्जी ने कही है, उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी में जाने वाले थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। ये जो एक षड्यंत्र की छौंक लगा रही है ना ममता बनर्जी, ये बहुत गलत बात है और इसके लिए ममता बनर्जी को प्रूफ देना पड़ेगा। उन्हें कहां से पता चला कि अजीत पवार बीजेपी के साथ छोड़ने वाले थे? उनको ये कैसे पता चला? जबकि तो माना तो ये जा रहा था कि शरद पवार जी भी अजीत जी दादा के साथ होकर एनडीए में शामिल होने वाली हैं और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनने वाली हैं। चर्चा तो इस प्रकार की चल रही थी। क्या ममता बनर्जी से अजीत पवार की कोई बातचीत हुई थी जो ममता बनर्जी ने इस प्रकार का बयान दिया? ममता दीदी को देश के सामने आके अपनी ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा ये बिल्कुल निहायत घटिया और शर्मनाक राजनीतिक मनोज काका जी, अखिलेश जी भी कमोबेश उसी की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे VVIPs की जान गई है और उसमें कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लीडर रहे हैं। उसमें माधवराव सिंधिया है, संजय गांधी का नाम है, YSR रेड्डी का नाम है और भी बहुत सारे इस लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं। चौधरी हैं, GMC बालयोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज काका जी, आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे इनके पीछे साजिशें हैं? जी जी काका जी बोलिए। आज जो ये दुर्घटना घटी है और अजीत पवार जी, माननीय अजीत पवार जी के साथ जो लोग भी दिवंगत हुए, चाहे वो हमारी बहन बेटी शांभवी पाठक रही हो, चाहे वो बिटिया रही हो, चाहे उनका सहयोगी रहे हो, सभी के प्रति और उन सभी परिवारों के प्रति समाजवादी पार्टी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है, उनके सभी अपने चाहने वालों के प्रति। देखिए, इससे पहले भी भारत में अभी 12 जून वाली आप बात बता ही रहे हैं, 265 लोगों की जान चली गई। उससे पहले अभी आपको याद होगा उत्तराखंड में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। अगर आपको याद होगा 2023 में इसी BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की, जिसकी ये प्लेन थी, वो उसकी घटना घटी, वो जांच नहीं आई। तो सवाल ये है कि देश में दुर्घटनाएं हों और उस पर सवाल भी न उठाया जाए। कोई इस देश में उड्डयन मिनिस्टर है कि नहीं? जब मिनिस्टर जिम्मेदारी लेने के बजाय रीलबाज हो जाए तो इस तरह के सवाल उठेंगे ही। और इतनी दुखद घटना घटी है, सरकार को अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा तो किसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा? ये DGCA किसके अंतर्गत काम करता है? क्या DGCA सरकार के द्वारा जो बनाई गई SOP है उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जो प्लेन जो आउट ऑफ मार्केट हो गई हैं उसे क्यों चलाया जा रहा है? अभी तमाम चीज़ें जो 12 जून 2025 को जो घटना घटी है उसमें भी तमाम हमारे लोगों की जान चली गई। आप सोचिए, और देश और जो DGCA है वो अपनी तकनीकी और अपनी खराबी को बताने के बजाय वो स्वयं पायलटों पे सारा दोष दे दिया और उस पायलट के वृद्ध 85 साल से ज़्यादा के उनके पिता को कोर्ट में जाना पड़ा। तो इस तरह की भयावह जब बातें आएंगी, अब ये सरकार कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ वैभव विलास और सिर्फ मीडिया का और सिर्फ अपने विज्ञापनी प्रदर्शन का नाम नहीं है। कोई भी संवेदनशील सरकार को जवाबदेह होना टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और जो सरकार अगर जवाबदेह नहीं है तो फिर आप सरकार, टीना जी, तो फिर सरकार कहाँ है? आप ठीक, आप फ्लाइंग में कितने सारे ओके काका जी रिस्पॉन्ड करें। टीना जी का जवाब सुन लीजिए। एक सिर्फ इंडिगो को रखा था, अभी विगत महीने कितने लोगों ने देखा इंडिगो ने क्या क्या नहीं करा। तो सब चीजों का बर्बाद करने के बजाय और दरबारी कहते हैं कि सरकार पर सवाल न उठाइए। किस पर सवाल उठाया? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि सरकार पर सवाल न उठाइए, किसी ने नहीं कहा कि व्यवस्था और एजेंसी पे सवाल मत उठाइए। है कोई नहीं मनोज काका, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो जो बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक ये है कि हादसा हुआ है, ये हादसा नहीं होना चाहिए, ये गलती कहां हुई है, ये एक सवाल होता है। एक सवाल यह है कि किसी ने भाई मरवा दिया, किसी ने साजिश कर दी, किसी ने बम में कुछ वो प्लांट कर दिया। कुछ दो तरह के सवाल हैं और इन दूसरे तरह के सवालों पे मेरा सवाल था। टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। टीना जी, ये तो राम मोहन, मैं आ रहा हूं काका जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन टीना रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जी बिल्कुल, जांच के बाद पता चलेगा ना। जी जी सुन लीजिए काका जी, प्लीज थोड़ा समय दीजिए बाकी लोगों को भी। आपने अपनी बात कही है, दूसरों को भी समय दीजिए। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई साजिश थी। पहले तो VSR जो कंपनी है जिसका प्लेन है वो उसकी जांच हो रही है और 2008 में जब एविएशन में रिसेशन था इंडिया और US में, तो मैंने भी US फ्लोरिडा से फ्लाइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैं पढ़ने के लिए गई थी और मैंने
प्राइवेट पायलट करके हम सभी स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया था। प्राइवेट पायलट अप्रॉक्सीमेटली 60 घंटे में हो जाता है। मैंने अपनी सोलो फ्लाइंग करके मैं इंडिया आ गई और उसके बाद कभी मैंने फ्लाइंग की नहीं, बिकॉज मैं फिर मैं गवर्नमेंट में और बाकी काम करने लगी। तो फ्लाइट जब आप फ्लाइंग करते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है। जब मैं सोलो फ्लाई करती थी तो मुझे उस टाइम लगता था कि इट्स लाइफ एंड डेथ, मतलब ये एडवेंचर होता है और ये आपको हाई देता है, ये लाइफ एंड डेथ है। लेकिन आज जब मैं केसेस देख रही हूँ तो 2025 में अमूमन आप देखें तो यूएस में और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है फ्लाइंग क्रैश के केसेस हैं और इनकी डेफिनेटली जांच होनी चाहिए। जिनकी जांच नहीं हुई है, डीजीसीए उन पे क्या कर रहा है, ये भी सवाल बनता है। इसमें कोई सरकार को प्रश्न पूछना, सरकार के अंदर रहने वाले लोग भी सरकार को प्रश्न पूछेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो बहुत ही पॉलिटिसाइज करने वाला मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी है बोलना ऐसा, और ममता बनर्जी तो जिस तरफ नदी बह रही होती है उनको उस तरफ जाना नहीं है, और अच्छी बात है नहीं जाना है। उनकी अपनी एक तरह की पॉलिटिक्स है, उनको हर चीज़ में काला दिखाई देता है। लेकिन जब माधवराव सिंधिया की डेथ हुई या फिर संजय गांधी की डेथ हुई तब इतने सवाल नहीं उठे थे। तब मैंने इन पार्टियों के लोगों को आज तक उस बात पे सवाल उठाते नहीं देखा है। जबकि आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जितने भी इस तरह के वो हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और वहाँ लर्नेड लोग बैठे हैं और जो जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, हमारी ट्रीटी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हम विदेश यात्राओं में क्या करते हैं, वो डेफिनेटली ये बातें करते हैं कि संजय गांधी की डेथ हुई तो क्या हुआ था, माधवराव सिंधिया की डेथ हुई तो क्या हुआ था। और देखिए ये बड़े बड़े हादसे हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो इसके सवाल कहाँ से अजय वर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, ढूंढने की धुरी सरकार है। घटनाएं कई घटी हैं और उनके पीछे भी कई तरह की बातें कही गई जाती है कांग्रेस को। जी माधवराव सिंधिया पे भी मिर्ची लग जाती है। ओके अजय वर्मा थोड़ा शांत हो तो बोलिए वर्मा जी। चाहिए। अच्छा देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जांच हुई तो पता चला कि मैं टीना जी आ रहा हूं लौटकर, वर्मा जी की बात सुन लीजिए। अजय जी बोलिए। देखिए राम जी बहुत ही दुखद है और मैं दिवंगत आत्माओं को, जितने लोग भी इस दुर्घटना में गए हैं, उन सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता, और अपनी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश की सरकार, अभी एक हमारी बहन जी कह रही थी कि जब संजय गांधी की डेथ हुई, सिंधिया जी की डेथ हुई, मैडम उस वक्त ये व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक यूनिवर्सिटी नहीं थी, AI नहीं थे उस वक्त जो ये शोर मचाते हैं, झूठ दिखाते हैं, सच उगाते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है। और ये जब 2014 से इसका उदय हुआ है, हालांकि आज ये विषय नहीं था, लेकिन आपने चूंकि एक कहीं से लिखी हुई प्रायोजित किताब पढ़ दी तो मैं उस किताब को ही जवाब दे रहा हूँ। मैं दुखद बात यह है कि अजीत पवार साहब जैसी एक नेता दिवंगत हो गए और चले गए। प्लीज आप बीच में ना बोले, डिबेट का विषय। प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं प्रायोजित ज्ञान नहीं है मेरा। छोड़ लीजिए तो आप बीच में ना बोले। प्रायोजित किताब है सर, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आप ऐसे कैसे किसी को नकार सकते हैं टेलीविजन पे बैठ के? तो डिबेट की सभ्यता है राम जी। अगर ऐसे जी बोलिए वर्मा जी बोलिए। नहीं बोला फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मैं महिला हूँ, मुझे नहीं बोलने दिया गया। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस पर राजनीति की जाए। राम सर ये तमीज से बात कीजिए, ये तमीज से बात कीजिए। मैं महिला हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा। ये आपकी सोच दर्शाता है कि आप महिलाओं को कैसे लेते हैं। इस पूरे पैनल पे एक मैं सिंगल महिला हूं, लेकिन मैं महिला का कार्ड, विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूं सर। आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, महिला हूं, विक्टिम कार्ड खेलेंगी, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है आप अपने घर की महिलाओं को कैसे हैंडल करते होंगे जब आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ओके सोच और आपकी संकीर्णता इससे पता चल रही है, इसलिए प्लीज थोड़ा शांत रहे, प्लीज शांत रहे। राम जी मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का और हमारा ये रुख है इस विषय पर कि आखिर जो अभी रूपाणी साहब जिसमें डेथ हुई, इन्हीं की सरकार थे, इन्हीं के इंसान है। अभी अजीत दादा पवार भी इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको इनसे कहिए इनका राम जी फीडर डाउन नहीं कर रहे, मैं चुप बैठे जाता हूँ। नहीं बिल्कुल, क्यों डाउन करेंगे आप? संकीर्ण भाषा का इस्तेमाल किया आपने मेरे लिए, वो मतलब बहुत ही घटिया भाषा है। और आप किस तरह से महिलाओं को विषय पे वापस लौटते हैं, मेरे पास समय सीमित है। आपस में प्लीज मत उलझिए, सीधी बात करिए, पॉइंट पे आइए। ओके वर्मा जी जल्दी बात करें, इनसे ये बीच में ना बोले प्लीज। आप इन्हें बस तो उनके बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए, आप विषय पे टिप्पणी कीजिए। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। देखिए जब ये पुराना विमान था,
मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे मीडिया में चल रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप तो सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते, ना आप सरकार को उठा सकते, क्योंकि आप तो सरकार। अब समस्या आपकी ये है अजय वर्मा, आपको प्रॉब्लम देखिए, आपको विषय पे बात नहीं करनी, आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये कौन बुलाया आपको अजय वर्मा, कौन बुलाया आपको? सुन लीजिए, ये रिपब्लिक भारत का कॉल गया था ना कि इस हादसे पे आपको बोलना है। अगर मैं आपको बुला के बोल रहा हूं तो कौन सवाल उठा रहा है? मैं उठा रहा हूं कि केवल आप उठा रहे हैं? अरे मैंने शुरुआत ही सवाल से की। अगर आपको सवाल सुनाई नहीं देते तो मैं क्या करूं? मैंने सुनाई दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पुराना विमान था, एक चर्चा चल रही थी, तो आखिर इन्हें अलाउ क्यों कर दिया गया? दूसरा, फिर विमान से पहले एक हादसे की जांच हुई, क्या होना चाहिए? मैं अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि डीजीसीए, चूंकि वो देश की सरकार के अंडर आती है, वो कोई अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान के अंडर नहीं आती है। सरकार के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो विमान मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए ना। रूपाल जी के साथ 250 से 350 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी जलकर, और आज 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। सबसे पहले तो नायडू साहब का इस्तीफा होना चाहिए। और दूसरा, मैं देश के लोग और 145 करोड़ लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये दुर्घटनाएं कब रुकेंगी? पुराने विमानों को आप क्यों अलाउ करते हैं? और अपने मित्रों, बस ये मेरा अनुरोध। देखिए राम जी, अजय जी का आक्रोश जो है वो थोड़ा आज ज्यादा असमय आक्रोश है इनका। ये ठीक है, प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं, प्रश्न आप भी पूछ रहे हैं, प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है, और जानना सब चाहते हैं कि इतने फ्रीक्वेंटली हादसे क्यों हो रहे हैं। इसकी जांच की मांग आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी अजीत दादा पवार का शव उनके अस्पताल से बाहर भी नहीं आया, उनके घर भी नहीं पहुंचा, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं हुए हैं। कर लेना अजय बाबू, कर लेना राजनीति। अजय जी, आप राजनीति कर लेना इस पे, एक दिन रुक जाओ सर। मैं बस हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आज परिवार के दुख में सारा राष्ट्र शामिल होना चाहिए, और आज राजनीति न करिए। अगर आज आप राजनीति करेंगे तो आपको आप आज जिस देखिए फिर आप वही करने लगे जिसकी अपेक्षा आप टीना जी से कर रहे थे। ठीक है, टीना जी की ठीक है, मेरे पास आज डिबेट के लिए समय इतना ही है। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बताना चाहता हूं, बारामती प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। खबर यह है कि कैप्टन सुमित को पहले भी सस्पेंड किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2010-2017 में शराब पीने के दोषी पाए गए थे। 2017 में 3 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया था। ये उड़ान के दौरान शराब पीने के दोषी पाए गए थे, इनके खिलाफ जांच हुई थी 2010 और 2017 में। इसके बाद इनका सस्पेंशन हुआ था, पहले इनको सस्पेंड किया गया था, और यही मेन पायलट थे कैप्टन सुमित जो ये विमान उड़ा रहे थे। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH